हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर के आज के सेशन में। और आज है दोस्तों 13 अगस्त। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का करंट अफेयर एमसीक्यू। जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कपड़ा मंत्रालय द्वारा भारत की महिला बुनकरों के योगदान और हथकरघा विरासत को सम्मानित करने के लिए नई दिल्ली में किस विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? तो नई दिल्ली में एक कार्यक्रम है सृजन वॉइसेस फ्रॉम दी लूम। दोस्तों ये कपड़ा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। जो महिला बुनकर हैं उनके योगदान और हथकरघा विरासत को सम्मानित करने के लिए ये शुरू किया गया है सृजन। देखते हैं डिटेल से सृजन वॉइसेस फ्रॉम दी लूम। इसमें दोस्तों मुख्य रूप से 6 प्रमुख हथकरघा क्लस्टरों से आई 100 से अधिक जो महिला बुनकर हैं वो पार्टिसिपेट कर रही थी और उन्होंने अपने अनुभवों को बतलाया है। महिला बुनकर का योगदान दोस्तों भारत का ये कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है। मतलब सेकंड ये दूसरा सबसे बड़ा रोजगार देने वाला ये क्षेत्र है। और इसमें 70% से अधिक जो भागीदारी है महिलाओं की है। तो ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसमें 70% से अधिक जो भागीदारी है महिलाओं की है। और 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। सरकार के द्वारा कुछ प्रमुख योजनाएं शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम, हथकरघा संवर्धन योजना, ये सब कुछ प्रमुख इम्पोर्टेंट जो है ये प्रोग्राम्स हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के ग्रामीण पुस्तकालयों को एकीकृत करने और पठन पाठन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों ये मोबाइल ऐप है ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप। इसको जो है अमित शाह ने, जो गृह मंत्री है अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसको लॉन्च किया है गांधीनगर में से। राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस ये जो है पद्मश्री डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की जयंती पर लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस के रूप में मनाया जाता है इनकी जयंती को। और इसके तहत जो इस पहल शुरू किया गया है वो देश के लगभग 752 पुस्तकालय को आपस में कनेक्ट किया गया है। इसमें लगभग 2.80 लाख पुस्तकें रखी हुई हैं। अगला है, हाल ही में दूरसंचार विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU के जनरेशन कनेक्ट यूथ एनवाय कार्यक्रम के तहत भारत के किस अभियान योजना से जुड़े 3 प्रतिनिधियों का चयन किया है? यह है संचार मित्र योजना। जनरेशन कनेक्ट यूथ एनवायज संचार मित्र योजना के तहत जो 3 प्रतिनिधि हैं उनको चयन किया गया है। यह अंकित कुमार पाल, मनीष कुमार मंडल और सुष्मिता सेन, इनका चयन किया गया है। जो दूरसंचार विभाग है ने अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के साथ जनरेशन कनेक्ट यूथ एनवाय ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। और मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो 12 अगस्त को मनाया जाता है, इसकी विषय वस्तु है विभिन्न संदर्भ साझा आकांक्षाएं, यानी डिफरेंट कंटेक्स्ट कॉमन एस्पायरेशन। ये इसकी विषय वस्तु है, थीम रखा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से किस तरह से संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन और समावेशी डिजिटल विकास से जो है युवाओं को जोड़ा जाए, उनको अवसर दिया जाए, इन सब चीज़ों को लेकर के संचार मित्र योजना शुरू किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, इसकी स्थापना दोस्तों 1865 में, मुख्यालय इसका जेनेवा है, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है, हाल ही में संसद द्वारा पारित किए गए केरल नाम में परिवर्तन विधेयक 2026 के तहत संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करके केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान किया गया है? तो ये पहली अनुसूची है। पहली अनुसूची में परिवर्तन करके केरल का जो नाम है वह केरलम अब कर दिया जाएगा। इसके लिए संविधान की पहली सूची में परिवर्तन किया जाएगा। 2024 में जो केरल विधानसभा है उसने केंद्र सरकार से जो है केरल से बदलकर नाम उसका केरलम करने का आग्रह मतलब प्रस्ताव पारित किया था। तो ये इसकी संसद द्वारा जो कैबिनेट है उसकी मंजूरी मिल चुकी है। अनुच्छेद 3 के तहत जो संसद को शक्ति है कि वो विधि द्वारा किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है या नए राज्य का गठन कर सकती है। आर्टिकल 3 में कहा गया। अनुच्छेद 4 में तहत जो अनुच्छेद 3 के तहत किसी भी नाम या सीमा में परिवर्तन संशोधन को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं समझा जाता है और इसे संसद के साधारण बहुमत के द्वारा पारित किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों फैक्ट। पहली अनुसूची में जो भारत के सभी राज्य शासित प्रदेश उनका नाम और उनका क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया गया है, तो पहली अनुसूची में है ये। क्या प्रक्रिया होती है
तो राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश किसी राज्य का नाम बदलने वाले विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद में पेश किया जाता है। इसके बाद राष्ट्रपति इस विधेयक को संबंधित राज्य की विधानसभा के पास उसकी राय जानने के लिए भेजते हैं और राज्य विधानसभा की राय मानने के लिए संसद जो है बाध्य नहीं होती है, राष्ट्रपति बाध्य नहीं होता है। जो मुख्य कुछ राज्य हैं जिनका जो है नाम परिवर्तन किया गया, संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश किया गया 1950 में, ट्रावनकोर कोचीन से केरल किया गया पहले 1956 में, उत्तरांचल से उत्तराखंड किया गया 2007 में, और उड़ीसा से ओडिशा किया गया जो है 2011 में, ओडिशा। 96वें संविधान सुधार अधिनियम के माध्यम से बदल के यह नाम उड़ीसा रखा गया। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी भेषज संहिता आयोग और भारतीय भेषज संहिता आयोग के बीच किस प्रमुख पहल के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण किया गया है। दोस्तों ये है वन हर्ब वन स्टैंडर्ड के लिए जो है होम्योपैथिक भेषज संहिता आयोग PCIMNH एंड भारतीय भेषज संहिता आयोग IPC, दोनों के बीच में ये समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ है वन हर्ब वन स्टैंडर्ड के लिए। PCIMNH क्या है? भारतीय चिकित्सा पद्धति होम्योपैथिक भेषज संहिता। मुख्य रूप से दोस्तों ये आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी के उपयोग की जाने वाली औषधियों के मानक और भेषज संहिता तैयार करने वाली एक नोडल संस्था है। IPC स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा भारतीय भेषज संहिता आयोग भारत में क्या करती है? एलोपैथी दवाओं को आधिकारिक गुणवत्ता उसका मानक निर्धारित करती है। अगला है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जत नगर मंडल के 660 रूट किलोमीटर पर लगभग 295 करोड़ की लागत से किस स्वदेशी ट्रेन सुरक्षा प्रणाली के नवीनतम संस्करण को लागू करने की मंजूरी दी है? तो ये है दोस्तों कवच 4.0। ये जो पूर्वोत्तर रेलवे है वहाँ पर ये कवच 4.0 है, उसका नवीनतम संस्करण को वहाँ पे मंजूरी दिया गया कि उसको लागू किया जाए, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। कवच है क्या? तो दोस्तों कवच का विकास अनुसंधान जो डिज़ाइन है वो विकास अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन RDSO लखनऊ द्वारा 3 सदस्यीय निजी कंपनियों के साथ मिलकर किया गया है। मुख्य रूप से ये सुरक्षा का एक लेवल है जो ट्रेनों की सुरक्षा को जो है सटीकता और सुरक्षा से उसका सुनिश्चित करता है। पूर्वोत्तर रेलवे दोस्तों ये इज्जत नगर, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर उत्तर प्रदेश है। इज्जत नगर मंडल मुख्य रूप से बरेली जो उत्तर प्रदेश है उसके आसपास स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में भारत के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का घोषण किया। इस पुस्तक का शीर्षक क्या है? इसका शीर्षक है ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल्स। तो ये जो है रामनाथ कोविंद जो राष्ट्रपति 14वें थे उनकी आत्मकथा है। उसका विमोचन PM मोदी के द्वारा किया गया है। रामनाथ कोविंद 2017 से 2022 तक भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने सेवा दी है और इसके पहले बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। मूलतः उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले हैं और हाल फिलहाल में एक राष्ट्र एक चुनाव समिति की अध्यक्षता उन्होंने की है। नेक्स्ट है, विश्व हाथी दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री के संदेश के संदर्भ में भारत के एशियन हाथियों के संरक्षण और उनके विधिक पारिस्थितिकी दर्जे से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में विश्व के 60% से अधिक जंगली एशियाई हाथी पाए जाते हैं और देश में कुल 33 हाथी रिजर्व हैं। तो ये दोस्तों बिल्कुल सही कथन है। एशियाई हाथी को IUCN की रेड लिस्ट में यानी संकटापन्न श्रेणी में रखा गया है, तो ये भी सही है। भारत सरकार द्वारा 1992 में शुरू किया गया प्रोजेक्ट एलिफेंट एक केंद्र प्रायोजित योजना है यानी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो ये भी सही है। तो इसमें तीनों कथन सही है दोस्तों। भारत में विश्व की 60% से अधिक जो है एशियाई हाथी की आबादी निवास करती है और वर्तमान में देश में कुल 33 हाथी यानी एलिफेंट रिजर्व हैं। एग्जाम में लगातार पूछता ही रहता है। और IUCN की रेड लिस्ट में जो है हाथी जो है संकटापन्न इंडेंजर्ड श्रेणी में शामिल है। साइट्स क्या है? तो दोस्तों साइट्स लुप्त प्राय प्रजातियों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन के एनेक्स 1 श्रेणी में इसको रखा गया है और इनके व्यापार पर जो पशु हैं इनके व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है क्योंकि इनकी श्रेणियाँ इंडेंजर्ड है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, बहुत सारी श्रेणियों में 7-8 श्रेणियों में इनको रखा गया है। भारत द्वारा दोस्तों राष्ट्रीय विरासत पशु भारत सरकार ने वर्ष 2010 में हाथी को भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया था और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू किया गया था। 33वां जो हाथी रिजर्व है हाल फिलहाल में वो उत्तर प्रदेश का तराई हाथी रिजर्व के रूप में है। 33वां हाथी रिजर्व
अगला है दोस्तों, प्रतिवर्ष 12 अगस्त को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने युवाओं को संबोधित किया है। भारतीय राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के अनुसार किस आयु के व्यक्तियों को युवा के रूप में परिभाषित किया गया? तो दोस्तों 15 से 29 वर्ष के जो आयु के बीच के लोग होते हैं उनको युवा कहा गया है। जो राष्ट्रीय युवा नीति 2014 है उसके अनुसार 15 से 29 वर्ष के बीच के जो लोग होते हैं उनको युवा का दर्जा दिया जाता है। अभी हाल फिलहाल में दोस्तों ड्राफ्ट नेशनल यूथ पॉलिसी 2021 जो है इसे 15 से 29 वर्ष बनाए रखते हुए बोला है कि इसमें 15 से 29 वर्ष ही बनाए रखा जाए। और संवैधानिक प्रावधान जो अनुच्छेद 39F है DPSP का, वो जो है बालकों और युवाओं को स्वतंत्रता और महिमापूर्ण वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर प्रदान करने के लिए संबंधित है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और नेपाल के बीच 803 मिलियन नेपाली रुपए की लागत वाली 8 विकास परियोजनाओं के निष्पादन हेतु समझौता ज्ञापन प्रस्तुत किए गए हैं। यह परियोजनाओं भारत के किस विशिष्ट विकासात्मक रूपरेखा के तहत लागू की गई है? ये लागू किया गया हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स HICDPS। इसके तहत भारत और नेपाल के बीच में जो है 8 विकास परियोजनाओं के लिए MOU साइन किया गया है, समझौता ज्ञापन साइन किया गया है, हस्ताक्षर किया गया है भारत और नेपाल के बीच में। मुख्य रूप से दोस्तों इसमें जो है रणनीतिक सहयोग और विविध बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए, जन स्तरीय विकास सहायता देने के लिए, इन सब चीज़ों पे ये केंद्रित है। नेपाल के देख लेते हैं दोस्तों, नेपाल के साथ जो हमारा है 1950 की संधि है ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप संधि। बार बार नेपाल इसको जो है इसको रिन्यूअल करने के लिए मांग करते रहता है। और साथ ही शुल्क सैन्य अभ्यास है और भारत नेपाल के बीच में होता है। 2 इम्पोर्टेंट फैक्ट है। महाकाली संधि, भारत और नेपाल के बीच में महाकाली नदी को जल के उपयोग के लेकर यहाँ पे एक संधि हुई है। इसी पे पंचवेश्वर उद्देश्य परियोजना भी बनाया गया है। साथ ही दोस्तों भारत की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसमें नेपाल को प्राथमिकता दी जाती है। साथ ही नेपाल से हमारा कनेक्टिव व्यापार, सांस्कृतिक मित्रता आदि सब चीज़ें में भारत और नेपाल सहयोग करते रहे हैं। तो दोस्तों आज के में इतना ही था। थैंक यू।